नमस्कार, डीवी लाइव ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता और मेरे साथ मेरे सहयोगी अविनाश जी मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से बिहार चुनाव के नतीजे आए हैं वो लगातार सवालों में है और इसके बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वोट चोरी का मुद्दा जो राहुल गांधी ने उठाया उस पर भी अब चर्चा जोर पकड़ रही है, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस ने अब इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बड़ा एक्शन लिया है। तो यहां पर बहुत सारे मुद्दे उठ रहे हैं एक साथ और वोट चोरी का मुद्दा, चुनाव आयोग के खिलाफ जो एक तरह से आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी गई है कांग्रेस की तरफ से, वो अब तूल पकड़ रही है। जिस तरह से अभी तैयारियां भी चल रही हैं, 14 दिसंबर को शीतकालीन सत्र के बीच में कांग्रेस देश भर तक अपनी आवाज पहुंचाएगी। रामलीला मैदान में एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर ली गई है और क्योंकि उस वक्त शीतकालीन सत्र रहेगा तो उसके चलते पूरे देश की निगाहें वैसे ही दिल्ली पर टिकी होंगी। सत्र चल रहा होगा, ऐसे में संसद के अंदर और संसद के बाहर जब वोट चोरी का मुद्दा गरमाएगा, जिसकी देखा जा रहा है जिस तरह से हर जगह पर वोट चोरी को लेकर सचेत दिखाई दे रहा है, विपक्ष पूरा एकजुट होकर इस मुद्दे को उठा रहा है। अखिलेश यादव से लेकर तमाम जो विपक्षी नेता हैं वो अभी से वोट चोरी के मुद्दे को इतना जोर दे रहे हैं, उससे साफ है कि जब 14 दिसंबर को इस मुद्दे पर आंदोलन होगा तो पूरे देश में यह मुद्दा पहुंचेगा। लेकिन इस वक्त बात बिहार की होना जरूरी है, क्योंकि हाल ही में अभी नतीजे आए हैं और जो नतीजे आए हैं उसने विपक्ष के उन तमाम आरोपों पर मोहर लगा दी है कि एसआईआर प्रक्रिया की सी ले गई जिससे बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा सके। यानी चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत के आरोप तो विपक्ष पहले से ही लगा रहा था, जिसको लेकर यह कहा भी जा रहा था कि जो हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, वही बिहार में करने की कोशिश की जाएगी। और जैसा विपक्ष कह रहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। इसके बाद अब विपक्ष और ज्यादा बहुत ज्यादा आक्रोश में है और उसी के चलते इस मुद्दे को जोरों से उठा रहा है। लेकिन इस वक्त बात करना जरूरी है अविनाश जी उन आंकड़ों की जिन्होंने ये खुलासा कर दिया है कि आरजेडी हारी जरूर है, लेकिन अगर आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो बहुत बड़ा धांधली दिखाई दे रही है। क्योंकि जो पहले भी हमने इस पर चर्चा की है, पहले भी कई रिपोर्ट्स हमारी तरफ से इस पर बनाई गई हैं कि किस तरह से आरजेडी का वोट शेयर कम नहीं हुआ है, ना ही वोट जो मिलते थे उसको उसमें कोई कमी आई है, फिर भी सीटों की संख्या बहुत ज्यादा गिर गई है। और उसी के चलते अब एक और खुलासा हुआ है और ताजा आंकड़े ये बता रहे हैं कि बीजेपी जो जीत गई है या एनडीए जो इतने जबरदस्त बहुमत के साथ सत्ता में आया है, असल में अगर महागठबंधन के वोट शेयर की बात की जाए तो उसका जो मजबूत वोट बैंक है, जो खासकर यादव समुदाय है, खासकर मुस्लिम समुदाय है, उनका वोट शेयर गिरा नहीं है। जो पहले मिलता था वही मिलता रहा है। तो मैं आपके पास आना चाहूंगी अविनाश जी, ये बहुत बड़ा खुलासा है, बहुत बड़ी जानकारी है जो नए सवाल खड़े कर रही है कि आखिर आरजेडी हारी कैसे, और हारी भी तो इतने कम सीट्स यानी 25 सीटों पर सिमट कर रह गई। क्योंकि आपको याद होगा नतीजों वाले दिन हम लोग इस पर लगातार चर्चा भी कर रहे थे और लगातार नजर बनाए हुए थे कि अगर एक सीट और कम होती आरजेडी की तो उनके हाथ से शायद विपक्ष के नेता का पद तक चला जाता। लेकिन 25 सीटें आई हैं, पर जो आंकड़े लगातार आ रहे हैं, उसके बाद जो खुलासे हो रहे हैं, उसमें आरजेडी को इतना नुकसान होता दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन नतीजे और जो आंकड़े हैं वो मेल नहीं खा रहे हैं। तो इसके पीछे की आखिर कहानी क्या है, कैसे क्या वाकई जो आरोप लगाए जा रहे थे विपक्ष की तरफ से, एसआईआर का जो बड़ा मुद्दा छाया रहा पूरे चुनावों के दौरान, विपक्ष ने एकजुट होकर इस मुद्दे को उठाया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जिस तरह से सड़कों पर उतरकर वोट चोरी के मुद्दे को उठाया और वोटर अधिकार यात्रा निकाली, एसआईआर को मतलब एसआईआर के खिलाफ जनता का आक्रोश देखने को मिला। तो फिर खेल हुआ कहां? नहीं, बिल्कुल जिस तरीके के नतीजे आए हैं और जो उसके बाद चुनाव के नतीजों के बाद तमाम एजेंसियों की तरफ से सर्वे किए गए हैं और जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो साफ साफ बता रही हैं कि कहीं बहुत बड़ा खेल जरूर हुआ है। क्योंकि जो आरजेडी का अब तक जो मुख्य वोट बैंक है, जो उनका कोर वोट बैंक माना जाता है, वो यादव और मुस्लिम समुदाय को लेकर माना जाता है। और बीजेपी और जेडीयू की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही थी कि किसी तरीके से इसमें सेंधमारी की जाए। यादव वोट बैंक के लिए तो बीजेपी की तरफ से कई यादव नेताओं को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही थी, और दूसरा क्योंकि मुस्लिम इस बार बीजेपी को मिलना नहीं था, एनडीए के फेवर में मुस्लिम समुदाय ने साफ कह दिया था कि हम एनडीए के पक्ष में वोट नहीं देंगे, बीजेपी के साथ जो भी पार्टियां होंगी हम उनका विरोध करेंगे। तो फिर आपने ओवैसी को आगे बढ़ाया और भी कई छोटे छोटे दल थे, उनकी तरफ से मुस्लिम कैंडिडेट उतारे गए ताकि इस वोट में विभाजन हो। लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दिया है। सीमांचल के कुछ सीटें हैं, 12-13 के करीब सीटें हैं जहां ओबीसी की पार्टी ने कुछ वोट काटा है,
लेकिन यदि हम पूरे बिहार की पिक्चर को देखें तो उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि 80% से ज़्यादा मुस्लिम और लगभग इतना ही यादव समुदाय का वोट जो है वो गया है महागठबंधन की तरफ जी। और आमतौर पर इससे पहले भी चुनाव जब भी हुए हैं तो इसके आसपास ही वोट मिलता रहा है। तो महागठबंधन की जो मजबूती जो थी जिन जिन वोट शेयर को लेकर वहाँ बिल्कुल भी डेंट नहीं लगा है। अगर वोट शेयर यदि कम हुआ है तो सिर्फ इसी चक्कर चलते हुआ है कि अधिकतर मुस्लिम और यादव समुदाय से जुड़े हुए जो वोट थे उनको एसआईआर की प्रक्रिया में काट दिया गया। आप देखिएगा जिन सीटों पर एसआईआर के चलते सबसे ज़्यादा वोट काटे गए वो सीटें मुस्लिम वोल सीटें थीं और इस बार जो आरजेडी को नुकसान हुआ है वो उन्हीं सीटों पर नुकसान हुआ है जहाँ मुस्लिमों की संख्या अच्छी खासी संख्या है। यानी आपने एक तरफ से वोट काटे हैं, दूसरी तरफ से उस वोट में विभाजन की कोशिश की है, विभाजन तो नहीं हुआ है लेकिन ज़्यादा वोट कटने के चलते सीमांचल का जो एरिया है, बाकी जो दूसरे एरिया हैं वहाँ पर महागठबंधन को नुकसान हुआ है। और दूसरी बात यही है कि 30% वोट लगभग जो बिहार का टोटल वोट है उसमें 30% आबादी होती है यादव और मुस्लिम समुदाय की और इसमें से 80% वोट महागठबंधन के फेवर में गया है। यानी 24% अगर ओवरऑल जो महागठबंधन को 38% वोट मिल रहा है उसमें से 24% वोट तो उसको 30% में ही मिल गया है। बाकी का जो 70% वोट है उस 70% वोट में महागठबंधन को सिर्फ 14% वोट मिला है। तो आप साफ साफ समझ सकती हैं कि कितने स्तर पर यह काम हुआ है। कि सबसे पहली बात तो ये है कि महागठबंधन का जो कोर वोटर था उसके वोट काटे गए हैं और उस एसआईआर की प्रक्रिया के जरिए और फिर जिस तरीके से वोट बढ़ाए गए हैं हमने उस दिन देखा भी है जिस दिन वोटिंग जो वोटिंग हुई थी और बीजेपी के तमाम नेता जो हरियाणा में वोट डाल चुके थे, जो दिल्ली में वोट डाल चुके थे, वो बिहार में जाकर वोट डाल रहे थे। तो कई स्तर पर इस तरीके की हेराफेरी धांधली हुई है। एसआईआर के बावजूद अगर दो राज्यों में एपिक नंबर आपके पास उपलब्ध हैं तो साफ दिखाई दे रहा है कि इस पूरे जो विपक्ष की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो धांधली हुई है बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच में जो मैच फिक्सिंग हुई है उसी के नतीजे इस तरीके के सामने आए हैं। नहीं तो कोई कारण नहीं था कि जो महागठबंधन है उसका वोट बैंक पूरी तरीके से उसके साथ में बना हुआ है। और इस बार जो महागठबंधन था उसमें दो पार्टियां और जुड़ गई थी। एक तो पिछली बार एनडीए में ही थे, विकासशील इंसान पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी जो पिछली बार एनडीए में थी और इस बार भी अंतिम समय तक मुकेश सहनी पर प्रेशर बनाया गया था कि वो एनडीए के साथ में आ जाएं क्योंकि महागठबंधन को पता था और एनडीए को भी पता था कि मुकेश सहनी के साथ में करीब 3% वोट ऐसा है कि वो जिधर जाएंगे वो 3% वोट उधर चला जाएगा। तो ऐसे में एनडीए से अगर मुकेश सहनी महागठबंधन में आ रहे हैं तो उसका असर दिखाई देना चाहिए था। एक तरफ एनडीए वाले बोलते हैं कि भाई चिराग पासवान पहले अलग चुनाव लड़े थे और उनको जो 5-6% वोट मिला था इस बार वो हमारे साथ में लड़े हैं तो वोट हमारे साथ में वो दिखाई दे रहा है। लेकिन मुकेश सहनी का वोट बैंक एनडीए से निकलना वो तो नहीं दिखाई दे रहा। वो महागठबंधन के साथ अगर जुड़ता तो फिर महागठबंधन का वोट शेयर भी 41% से ऊपर जाना चाहिए था। तो ये पूरा का पूरा जो मामला चल रहा है वो सीधा सीधा एसआईआर और चुनाव आयोग पर जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनको जो वोट मिल रहे हैं वो सेम वोट मिल रहे हैं। और दूसरी बात जो जगदानंद सिंह ने बोला है कि जो महागठबंधन है जो चुनाव हुआ है ईवीएम में हर जो विधानसभा में ईवीएम में 25,000 वोट पहले से ही डाल दिए गए। तो तमाम ऐसी चीज़ें जिनकी जाँच होनी चाहिए लेकिन चुनाव आयोग जो किसी भी राज्य में तमाम जो आरोप लग रहे हैं सबूत आ रहे हैं और हर बार वो यही बोलता है कि भाई पहले आप शपथ पत्र दीजिएगा उसके बाद हम सोचेंगे इस पर जांच होनी है या नहीं होनी है। अगर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं तो चुनाव आयोग को इनकी जांच करनी चाहिए और जो भी रिपोर्ट हो अगर जो है धांधली के ज़्यादा सबूत मिलते हैं तो फिर इन चुनाव को खारिज भी किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल। और लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर देखी जा रही है अविनाश जी कि अब चुनाव आयोग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। लगातार कांग्रेस की तरफ से या तमाम जो विपक्षी दल है उनकी तरफ से सबूत पे सबूत पेश किए जा रहे हैं। आरजेडी भी लगातार ट्वीट कर रहा है, कभी अगले दिन मतलब एक पिछले दिन भी उसने कई ट्वीट किए हैं। इससे पहले कांग्रेस के पवन खेड़ा ने तो सीधे सीधे ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगा दिया था नतीजों वाले दिन ही, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि ये जो चुनाव हुआ है ये बिहार की जनता और ज्ञानेश कुमार के बीच हुआ, जहां पर ज्ञानेश कुमार ने बिहार जीत लिया। उन्हें बहुत बहुत बधाई हो। यानी उन्होंने एनडीए को इस चीज की शुभकामना नहीं दी थी, उन्होंने शुभकामना दी थी ज्ञानेश कुमार को। एक तरह से पूरी उन्होंने आरोप लगा दिया कि चुनाव ज्ञानेश कुमार लड़ रहे थे, एनडीए नहीं लड़ रही थी। तो ये बताता है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से विपक्ष के निशाने पर है और इसीलिए अब 14 दिसंबर को एक बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। इसके अलावा ईवीएम भी निशाने पर आ गई है। जिस तरह से पिछले दिनों चर्चा रही है अविनाश जी, 175 लोगों ने जो कि पूर्व
पूर्व जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के वकील हैं और बड़े बड़े प्रमुख हस्तियां हैं, उन्होंने बाकायदा ईवीएम के खिलाफ इस मुद्दे को उठाया है कि अब इस पर बैन लगना चाहिए। जिस तरह से ये मुद्दा अब गर्मा रहा है, यानी चुनाव आयोग ही सवालों में है, और इसीलिए अब संसद सत्र जो शुरू होने वाला है उस पर सभी की निगाहें हैं कि किस तरह से इस मुद्दे को विपक्ष उठाएगा। विपक्ष उठाएगा तो केंद्र सरकार जो हमेशा चुनाव आयोग के एक तरह से बचाव में आ जाती है, हमेशा सवाल जब चुनाव आयोग पर उठते हैं तो जवाब बीजेपी की तरफ से दिया जाता है, बीजेपी के नेता तुरंत सफाई देने लग जाते हैं। इसके चलते जो सवाल उठते हैं बीजेपी पर कि आखिर चुनाव आयोग से सवाल पूछने पर जवाब बीजेपी क्यों दे रही है, ये सब भी क्या शीतकालीन सत्र के दौरान देखने को मिलेगा? क्या विपक्ष जो सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे को उठाएगा, क्या विपक्ष की आवाज को सुना जाएगा? क्या केंद्र सरकार इस पर कोई जवाब देगी? ये तमाम सवाल अभी बने हुए हैं और इसीलिए सभी की निगाहें हैं। और इन सब के बीच में 14 दिसंबर को जो कार्यक्रम होने वाला है रामलीला मैदान में, उस पर भी सभी की निगाहें, क्योंकि एक साथ विपक्ष एकजुट दिखाई देगा। क्योंकि अखिलेश यादव को अगर हम सुने तो लगातार वो अब वोट चोरी के मुद्दे को तेजी से उठा रहे हैं, और इसलिए क्योंकि यूपी में चुनाव होने हैं और यूपी कितना महत्वपूर्ण है ये तो हम सभी जानते हैं अविनाश जी। दिल्ली में जो 2029 यानी केंद्र के लिए जो 2029 के चुनाव होंगे उसके लिए 2027 के नतीजों पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसी के खिलाफ अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल दिया है। लेकिन फिलहाल बिहार की बात इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि बिहार के नतीजों का असर आने वाले चुनावों पर जरूर पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, अगले जो 2026 की शुरुआत में जो 5 राज्यों में चुनाव है उस पर इसका असर जरूर पड़ेगा। और खासकर जो इन 12 राज्यों में फिलहाल एसआईआर चल रही है, जिस तरह से पश्चिम बंगाल से खबरें आ रही हैं, ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया है, और खासकर जो 12 राज्यों में जहां पर अभी एसआईआर चल रहा है वहां पर जिस तरह से बीएलओ की जान जा रही है, इस सब से भी चुनाव आयोग घिरा हुआ है। यानी चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष के पास मुद्दों की भरमार है। और इन सब के बीच में जहां बिहार चुनाव के नतीजे आते हैं, नतीजे आने के बाद सरकार भी वहां गठन हो चुका है, और तब भी एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, इससे चुनाव आयोग पर सवाल उठेंगे। और जहां पर विपक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जाने की चर्चा भी चली रही है, पूरी तैयारी कर ली है विपक्ष ने कि सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाएगा, तो क्या बिहार चुनाव जो हुआ है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन ले सकता है जब इतने सारे सबूत वहां पर रखे जाएंगे? तो नहीं, सबसे पहली बात तो यह चुनाव नतीजे आने के बाद महागठबंधन की तरफ से साफ कह दिया गया था कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, मतलब एक विकल्प वो मौजूद है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले आपको सबूत इकट्ठा करने पड़ेंगे और उसकी प्रक्रिया चल रही है। हर सीट की समीक्षा चल रही है, ये पता किया जा रहा है भाई किस किस स्तर पर धांधली हुई है। एसआईआर का मामला तो पहले से ही चल रहा है, एसआईआर को लेकर भी तमाम जो है सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ बिहार में ही एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हुई है, बाकी किसी राज्य में नहीं हुई है। तो इसीलिए बिहार को लेकर जो एसआईआर पर सुनवाई चल रही है उसमें भी सबूत दिए जाएंगे, और जो बिहार चुनाव के नतीजे हैं उनको तो चुनौती देने की तैयारी पहले से ही कर ली गई है। लेकिन उस चुनौती देने से पहले आपके पास सबूत भी होने चाहिए। भाई आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी पूछेगा भाई आप किस आधार पर इन चुनाव को आप चैलेंज कर रहे हैं। तो अभी उन सबूतों को उठाया जा रहा है। और दूसरा, जैसे आपने बोला कि भाई ये मुद्दा संसद में भी उठेगा, लेकिन क्या सरकार इस पर चर्चा कराएगी? इससे पहले तमाम ऐसे मुद्दे आए हैं जिन पर विपक्ष ने चर्चा कराने की मांग की है। सरकार ने पूरे के पूरे सत्र को एक तरीके से ना चलने देने का फैसला कर लिया कि हम संसद सत्र ही नहीं चलने देंगे, लेकिन हम चर्चा नहीं कराएंगे। तो ऐसे में क्या सरकार इस मुद्दे पर चर्चा कराएगी? बिहार चुनाव की प्रक्रिया और एसआईआर को लेकर जो विपक्ष के सवाल तमाम उठ रहे हैं, चुनाव आयोग तो कोई जवाब नहीं दे रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है इस समय, और सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से सुनवाई चल रही है कि भाई बिहार चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई उससे 2 महीने पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, पूरा बिहार चुनाव हो गया। बिहार चुनाव के बाद 12 और राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया का पहला चरण खत्म होने वाला है, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा फैसला नहीं आया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की थी कि हमको लगा तो हम बिहार चुनाव की पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देंगे, लेकिन अब तो वहाँ नई विधानसभा का गठन भी हो गया, नई सरकार बन गई है। अब विधानसभा में अब जो विधायकों का बस खाली एक बहुमत, जो उनका जो शपथ है विधायकों की, वो ली जानी है, और उसकी भी कभी भी घोषणा हो सकती है। वैसे भी आमतौर पर होता है कि नई सरकार बनती है उसके अगले दिन कैबिनेट की बैठक हो जाती है, लेकिन बिहार में क्या हो रहा है ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि 20 तारीख को आपकी सरकार बन गई, 26 मंत्रियों ने भी शपथ ले ली, लेकिन अभी तक कैबिनेट की बैठक नहीं बुलाई गई है। अभी तक ये पता नहीं है कि बिहार विधानसभा का जो अगला सत्र है वो कब से शुरू हो रहा है, जबकि 22 तारीख को
देखो पुरानी विधानसभा तो भंग हो ही जाएगी, वो हो ही चुकी, उसका कार्यकाल निकल गया है, लेकिन नई विधानसभा का गठन कब से हो रहा है ये अभी तक उसकी तारीख नहीं आई है। सरकार बन गई है लेकिन विधानसभा का गठन अभी तक नहीं हो पाया है। तो अभी बिहार में बहुत कुछ चल रहा है, और सबसे बड़ा मुद्दा जो आपने बोला है कि जो वोट चोरी का मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर अभी भी चुनाव आयोग और बीजेपी जो जिस तरीके के चुनाव नतीजे आए हैं, क्योंकि 202 सीटों का भरोसा तो पूरे एनडीए को भी नहीं हो रहा है। वो खुद बोल रहे हैं कि भाई इस तरीके की लहर की हमको उम्मीद ही नहीं थी कि भाई 46% से ज़्यादा वोट मिल जाएगा और जो महागठबंधन से जो सीटें हैं इतनी ज़्यादा आ जाएंगी। जैसे आपने बोला कि भाई अगर आरजेडी की सीट एक कम हो जाती, क्योंकि 243 विधानसभा की सीटें हैं बिहार में, और उस आधार पर 10% या उससे ज़्यादा सीटें चाहिए जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसको मुख्य विपक्षी दल का दर्जा लेने के लिए आपको 10% से ज़्यादा सीट चाहिए। यानी कि 25 विधानसभा सीटें एक पार्टी को चाहिए ही थी जो मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हासिल कर सके, और आरजेडी को 25 ही मिली हैं। अगर एक भी सीट कम हो जाती तो फिर मुख्य विपक्षी दल के नेता का दर्जा भी तेजस्वी यादव को नहीं मिल पाता। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर जो पूरे चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो जरूर जाएगा, लेकिन कब जाएगा ये तय करे महागठबंधन के नेता तय करेंगे, और उनके बीच में लगातार इस पर विमर्श चल रहा है। पूरा महागठबंधन बिहार चुनाव के नतीजों की समीक्षा कर रहा है, जांच कर रहा है, और जिस दिन ये उनकी समीक्षा जांच पूरी हो जाएगी उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो जाएगी। यानी एक बात तो साफ है अविनाश जी कि किसी भी तरह से बिहार के नतीजों के बाद विपक्ष शांत बैठने वाला नहीं है। आरजेडी जिस तरह से लगातार ट्वीट कर रहा है, जैसे हम एक ट्वीट भी अभी देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने बताया, कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर आरजेडी का ट्वीट है। इन्होंने लिखा कि इन दोनों छात्रों ने मास्टर ज्ञानेश कुमार गुप्ता को खाली कॉपी जमा किया था। मास्टर साहब ने माथापच्ची और भेदभाव किए बिना दोनों को एक जैसे ही अंक दे दिए। यानी सीधे सीधे यहाँ पर भी ज्ञानेश कुमार को ही निशाना बनाया गया है, और बाकायदा बताया गया है कि जनता दल यूनाइटेड के हैं कौशल किशोर, इन्होंने इनको जो नंबर मिले हैं वही सेम मिले हैं केदार पीडी गुप्ता को भारतीय जनता पार्टी के हैं। दोनों बिल्कुल सेम यहां पर उनको वोट मिले हैं। लेकिन यहां पर नीचे देखा जाए तो जो कम्युनिस्ट पार्टी यानी जो विपक्ष की तरफ से जो खड़े हुए थे, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के यानी इनके अपोजिट में जो उम्मीदवार खड़े हुए थे उनको बिल्कुल बराबर तरीके से उनको भी वोट मिले हैं। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं बहुत मतलब जिस तरह से बहुत ही हंसमुख अंदाज में या कहें चुटकी लेते हुए जो ये ट्वीट किया गया है, अविनाश जी ये बता रहा है कि हल्के फुल्के अंदाज में बात बहुत बड़ी कह दी है आरजेडी ने कि किस तरह से वोट चोरी की गई है। इससे पहले भी कई आंकड़े सामने आए जिसमें ये देखा गया कि खासकर 2 डिप्टी सीएम जो हमारे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को जिन्हें दोबारा डिप्टी सीएम बनाया गया है, उनको जो वोट मिले हैं उसमें भी जरा सा मामूली सा अंतर है, बिल्कुल बराबर आंकड़ा। ऐसे ही 4-5 और कई बीजेपी के और जेडीयू के उम्मीदवार हैं, यानी कि सत्ता पक्ष के उम्मीदवार हैं जिन्हें बराबर के वोट मिले। ये कैसे संभव है? इसको लेकर ईवीएम पर भी सवाल उठ रहे हैं। ईवीएम के अंदर धांधली का मुद्दा एक बार फिर गरमा रहा है, यानी एसआईआर और ईवीएम ये दोनों ही मुद्दे। इसके अलावा वोटिंग लिस्ट में जो धांधली होती है, यानी चुनाव आयोग पर सवालों की बौछार है। और बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग जवाब देने के लिए राजी नहीं है। कई मुख्य चुनाव आयुक्त जो पूर्व चुनाव आयुक्त रह चुके हैं वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस तरह से चुनाव आयोग काम नहीं करता, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने तो कह दिया ये नया चुनाव आयोग है। तो अब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ही एक आखिरी जिस तरह से देखा जा रहा है कि रास्ता बचता है और विपक्ष उसके लिए तैयारी भी कर रहा है। जिस तरह से जैसे कि हम बार बार बता रहे हैं कि 14 दिसंबर को जो एक बड़ा आंदोलन होने वाला है देश भर में, आपको याद होगा इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार पहले ही कहा था कि राहुल गांधी को अब ईवीएम के खिलाफ एक आंदोलन करना पड़ेगा, देश में उतरना पड़ेगा। उसी तरह जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली गई, उसी तरह ईवीएम को बैन करने के लिए भी एक यात्रा निकाली जाएगी। लेकिन ईवीएम के अलावा इतने सारे सबूत अब राहुल गांधी के हाथ में लग चुके हैं कि जैसे वो लगातार अभी तक 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं और तीनों में उन्होंने हर बार बड़ी जानकारी सामने दी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो जानकारी राहुल गांधी की तरफ से दी गई है ये कहीं बाहर से नहीं लगी है या उनके हाथ, या फिर ना ही कोई हवाई जानकारी है। ये चुनाव आयोग के अंदर बैठे ही कुछ लोगों ने उन्हें मुहैया कराई है। और इसी को लेकर 7 अगस्त को जब उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कर्नाटक के महादेवपुरा सीट को लेकर, उस पर अब एक कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा एक्शन ले लिया गया। तो हम पहले राहुल गांधी का वो खुलासा सुन लेते हैं महादेवपुरा सीट को लेकर जो उन्होंने बड़ी जानकारी दी थी, किस तरह से उन्होंने बाकायदा सबूत रखे थे। और उन्होंने हर बार अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है कि मैं तभी आऊंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस करने जब मेरे पास 100% सबूत होंगे। और जब भी राहुल गांधी ने, यानी अभी तक जो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस राहुल गांधी ने की हैं, तीनों में ही बहुत ज्यादा सबूत उन्होंने सामने रखे हैं। और यही नतीजा है कि पहली जो 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी राहुल गांधी की तरफ से, उसके बाद ज्ञानेश कुमार ने उन पर निशाना साधने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया। नॉर्मल से ट्वीट्स करके सिर्फ खारिज करने की कोशिश की गई। तो सबसे पहले राहुल गांधी का वो बयान सुन लेते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो छोटा सा हिस्सा देख लेते हैं। उसके बाद कांग्रेस ने एक्शन क्या लिया है, किस तरह से कांग्रेस अब एक्शन मोड में है, क्योंकि वो ये समझ चुकी है कि बिना एक्शन लिए काम चलेगा नहीं। चुनाव आयोग से आप सवाल पूछते रहेंगे, वो जवाब नहीं देगा, इसलिए अब जरूरी है कि आर पार की लड़ाई की जाए। तो इसीलिए सबसे पहले हम राहुल गांधी के उस बयान को सुनते हैं। So we then focused on the 7 unexpected losses, and we chose 1 Lok Sabha, and out of that Lok Sabha, our team said we can only do 1 Vidhan Sabha. And so we chose 1 Vidhan Sabha, focused on Mahadevapura. And here's the broad maths. Acha, all the data that we have here is 2024 data from the Election Commission. Everything that we have here is their data. They have given it to us in this form. 2024 total votes polled 6.26 lakhs in the Lok Sabha. BJP wins with 658,915 with a margin of 32,707. But then the interesting thing, we look at Mahadevapura assembly segment. Why is it that this comes out of 1 seat? It's a huge imbalance, right? So we started looking at Mahadevapura assembly, we started looking at the details, and now I'm going to tell you what we found. We found that 1,250,000 votes were stolen. And we're going to tell you how. What is the total number in the assembly? Total number of votes? So out of 6,50,000 total votes in the assembly of Mahadevapura, 1,250,000 votes were stolen. They were stolen in 5 different ways. The first way, duplicate voters. One voter appearing multiple times on the voter list. Fake and invalid addresses. Voters who didn't have addresses or were just fake addresses. Bulk voters in single address. One building. तो राहुल गांधी का ये जो हम वीडियो सुन रहे थे या जो देख रहे थे, ये तब का है जब 7 अगस्त को उन्होंने पहली बार खुलासा किया था, जिसे एटम बम नाम दिया गया था। और अब वही एटम बम चुनाव आयोग की एक बार फिर एक परेशानी बनने वाला है, नींदें उड़ाने वाला है, क्योंकि अब कांग्रेस कार्यकर्ता ने, जो कि कर्नाटक के ही हैं, उन्होंने महादेवपुरा सीट की ही उन्होंने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी, यानी चुनाव आयोग के खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई। अविनाश जी, हाँ बिल्कुल, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वाई विनोदा, उनकी तरफ से एक शिकायत दी गई थी वाइट जो लाइन वहाँ का जो थाना है उसमें, वाइट फील्ड थाने में एक शिकायत दी गई थी। उस शिकायत पर अब पुलिस की तरफ से FIR दर्ज कर ली गई है और इसमें जो चुनाव से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनको आरोपी बनाया गया है। मतलब किसी के नामजद ये नहीं है, लेकिन कई अधिकारियों के खिलाफ इस तरीके की FIR दर्ज कर ली गई है, जिसमें विश्वासघात, धोखाधड़ी और जनप्रतिनिधि कानून 129 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इससे पहले भी हम जो 2 विधानसभा सीटें, एक तो कलबुर्गी सीट है और दूसरी आलंदा सीट है, यहाँ पर भी वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी की तरफ से तमाम सबूत रखे गए थे। चुनाव आयोग पर आरोप लगाए गए थे कि बीजेपी से जुड़े हुए लोगों ने ऑनलाइन वोट काटने की, और वो वोट कौन से थे, जो दलित समुदाय के थे और मुस्लिम समुदाय के लोग थे, जिनके वोट बीजेपी को लगता था कि हमको नहीं मिलने वाले हैं, उन वोटों को काटने के लिए ऑनलाइन आवेदन दिए गए थे। और
उसकी जब से जांच शुरू हुई तो चुनाव आयोग की तरफ से तो कोई जांच आगे नहीं बढ़ाई गई, लेकिन जब राज्य सरकार की तरफ से वहाँ की सीआईडी को वो जांच सौंपी गई और सीआईडी की तरफ से चुनाव आयोग से उसकी जानकारी मांगी गई, डेटा मांगा गया, पूछा गया कि भाई कौन कौन से फ़ोन नंबर थे, जो आईपी एड्रेस था जहाँ जो इंटरनेट यूज़ किया गया उसका आईपी एड्रेस दे दीजिए, तो चुनाव आयोग ने वो सब चीज़ें देने से मना कर दिया था। उसको लेकर कई नोटिस भी भेजे गए चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो आप वोट चोरी को लेकर जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, आप शपथ पत्र मांग रहे हैं, लेकिन जब वहाँ की सरकार और वह जो पुलिस डिपार्टमेंट है, खुफिया एजेंसी हैं, वो जब जांच कर रही हैं, भाई जो चोर है उसका नाम तो सामने आना चाहिए। चुनाव आयोग किसको बचाने की कोशिश कर रहा है? और अब जो चुनाव अधिकारियों के खिलाफ जिस तरीके से एफआईआर दर्ज की गई है कर्नाटक के अंदर, अब आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई शपथ पत्र दीजिएगा। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों को लेकर अब एफआईआर हो गई है, उसकी जांच होगी। अब जांच में जो सबूत रखे जाएंगे और सवाल किए जाएंगे, तो ऐसे मामले में चुनाव आयोग को पूरा सपोर्ट करना चाहिए कि भाई अगर चोरी हुई है तो उसके आरोपी सामने आना चाहिए। अगर चुनाव आयोग ये नहीं जो उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं और वो नहीं उपलब्ध कराता है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया उनका सीधा सीधा कहना है कि हमें जो जानकारी दी गई है वो चुनाव आयोग के अंदर से ही हमें जानकारी मिली है, हमने ये जानकारी कहीं बाहर से नहीं ली है। वोटिंग लिस्ट हो या जो भी चीज़ हो, जो भी जानकारियाँ हों, क्योंकि भाई अगर किसी का वोट काटा जा रहा है, ऑनलाइन आवेदन दिया जा रहा है, तो ये जानकारी बाहर से नहीं मिलेगी। ये चुनाव आयोग के अंदर के लोग ही बताएंगे कि इस तरीके से वोटों की हेराफेरी करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में अब अगर जांच हो रही है, एफआईआर दर्ज हो गई है, एफआईआर दर्ज होने के बाद अब तो जांच उसकी होनी है, तो अब चुनाव आयोग को पूरी तरीके से बताना भी चाहिए भाई जो उनसे जानकारी मांगी जाए वो जानकारी उपलब्ध भी करानी जानी चाहिए, ताकि जो वोट चोर है उनका खुलासा हो, ताकि बाकी दूसरे राज्यों में एसआईआर की प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो भी चीज़ चल रही है वहाँ पर इस तरीके की कोई भी गड़बड़ियाँ ना हो। अगर 2 विधानसभा सीटों पर ही 30-35 हज़ार वोट काटने की कोशिश हो रही है, तो आप सोच लीजिए कि नतीजे किस तरीके से बदल जाएंगे। क्योंकि एक विधानसभा सीट पर अमूमन ये माना जाता है 2.5 से 3 लाख वोट होते हैं, और अगर 2.5-3 लाख वोट में 15,000 वोट यदि काटे जाते हैं तो आप ये मान के चलिए ये 7-8% का अंतर हो जाता है। जबकि कहीं पर भी जो हार जीत का अंतर होता है आमतौर पर 5-7 हज़ार वोटों का ही अंतर होता है, इससे ज़्यादा अंतर नहीं होते हैं। अगर उससे डबल से ज़्यादा वोट काटे जाएंगे तो जो नतीजा है वो पूरी की तरह पूरा का पूरा नतीजा ही पलट जाएगा। तो चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए और ईमानदार तरीके से इसको चुनाव कराना चाहिए। यदि चुनाव आयोग की तरफ से जैसे विपक्ष के नेता बोलते हैं कि आप पहले से ही मैच फिक्स कर लेते हैं कि आपको बीजेपी को जिताना है, अगर बीजेपी को ही चुनाव जिताना है तो फिर इस तरीके की प्रक्रिया की जरूरत ही नहीं है। भाई इतना खर्चा आप सरकार का करवाते हैं तो उससे अच्छा तो यही है पहले से नतीजे घोषित कर दिए जाएं कि भाई बीजेपी की तरफ से ये लिस्ट आ गई है, इन लोगों को हम विजेता घोषित कर देते हैं, और विपक्ष के कुछ लोगों के भाई क्योंकि विपक्षी भी रहना है आप अपने नाम बता दीजिए, तो कम से कम सरकार का पैसा तो बचेगा कि पहले से ही नतीजे आपने तय कर लिए हैं। तो अब इसी सब चीज़ों को लेकर अब चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। जैसे आपने बोला कि राहुल गांधी ने जब माधेपुरा सीट को लेकर खुलासा किया तो फिर ज्ञानेश कुमार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, सफाई दी गई, लेकिन सफाई में वो उल्टा ही फंस गए। जैसे यूपी के बारे में उन्होंने कहा कि भाई कोई शपथ पत्र नहीं आया, लेकिन जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई वैसे जो समाजवादी पार्टी के चीफ हैं अखिलेश यादव, उन्होंने तमाम डॉक्यूमेंट सामने रख दिए, बोले ये आपकी तरफ से ही हमको रिसीविंग दी गई है हमारी शिकायत पर। अब आप खुद ही बोल रहे हैं कि क्या ये फर्जी रिसीविंग है सारी की सारी, कि आपने कह दिया कि कोई शिकायत नहीं की गई है। तो उस चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें वो खुद ही पूरी तरीके से गिर गए थे। इसलिए उसके बाद राहुल गांधी ने जब भी सबूत रखे वोट चोरी के, चुनाव आयोग की हिम्मत ही नहीं पड़ी कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा से कर पाए। और बिहार चुनाव के जब ऐलान हुआ तो उस समय भी सवाल पूछे गए थे वोट चोरी को लेकर, लेकिन उन सभी सवालों से कन्नी काटते हुए वो दिखाई दिए थे मुख्य चुनाव आयुक्त। तो ऐसे में अब संसद सत्र में जैसे आपने बोला कि इस तरीके के मुद्दे विपक्ष की तरफ से तो उठाए जाएंगे, लेकिन क्या सरकार चर्चा के लिए तैयार होगी? क्योंकि जब भी चुनाव आयोग पर कोई सवाल उठता है तो चुनाव आयोग की तरफ से जवाब आए या ना आए, लेकिन बीजेपी की तरफ से जरूर जवाब आ जाता है। तो तमाम चीज़ें सवाल उठ रहे हैं कि भाई बीजेपी क्यों चुनाव आयोग का इस तरीके से खुल के बचाव कर रही है। आप आज तक किसी पार्टी ने इस तरीके से चुनाव का बचाव नहीं किया है। और दूसरा कि संसद में चर्चा करने से क्यों भागने की कोशिश हो रही है। तो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब देना तो चुनाव को चाहिए, लेकिन अगर बीजेपी दे रही है तो इन सवालों के भी जवाब वो दे दे।
जी बिल्कुल। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस हो या अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो या फिर आरजेडी हो या फिर टीएमसी की बात की जाए, हर कोई वोट चोरी के खिलाफ अब बड़े से बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार है। टीएमसी वहां पर सड़कों पर उतरकर लगातार प्रदर्शन कर ही रहे थे। एसआईआर प्रक्रिया जब शुरू हुई तो ममता बनर्जी खुद सड़कों पर उतरी और यहाँ पर अखिलेश यादव ने अभी से मोर्चा संभाल लिया है। 2027 में जो यूपी विधानसभा चुनाव होने उसकी तैयारी में वो अभी से लग गए हैं। यानी चौतरफा एक तरह से चुनाव आयोग बुरी तरह घिर गया है और इसीलिए बार बार शीतकालीन सत्र का जिक्र हो रहा है, क्योंकि शीतकालीन सत्र में पूरा महागठबंधन कहें या इंडिया गठबंधन एकजुट होकर इस मुद्दे को उठाएगा। लेकिन अविनाश जी, यहां पर बिहार पर हम वापस लौटते हैं। बिहार की चर्चा लगातार इसलिए हो रही है क्योंकि हाल ही में बिहार के नतीजे आए और नतीजे चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे हरियाणा में चौंका दिया था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह महाराष्ट्र में चौंका दिया था। लेकिन बिहार के नतीजे इसलिए भी चौंकाने वाले हैं क्योंकि आंकड़े जो सामने आए, उन आंकड़ों में आरजेडी को उतनी जबरदस्त हार मिलती दिख ही नहीं रही है, बल्कि आरजेडी जीतती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, ना वोट शेयर में, ना जो उसको वोट मिले हैं, जो उसका कोर वोटर है वो भी नहीं छिटका है। तो फिर इतनी बुरी हार कैसे हो सकती है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और इसीलिए बिहार के चुनाव नतीजों पर बार बार घूमकर चर्चा हो रही है और विपक्ष की तरफ से लगातार सबूत भी पेश किए जा रहे हैं, जिस पर चुनाव आयोग की तरफ से कोई सफाई भी नहीं आ रही है। तो ये जो चुप्पी है चुनाव आयोग की, वही एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है कि आखिर चुनाव आयोग इतना चुप क्यों है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर जो देखने को मिल रही है वो ये कि बीजेपी ने या एनडीए ने जिस तरह के आरोप उन पर लग रहे हैं कि एसआईआर करवाई या चुनाव आयोग के साथ मिली भगत करके उसने बिहार को जीत लिया, क्योंकि उन्हें बिहार चाहिए ही था और ज्ञानेश कुमार ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया बिहार को बीजेपी की झोली में डालने के लिए। लेकिन जिस सत्ता को हासिल करने के लिए जो ये इतनी तिकड़में लगाई गई, उसमें तो अभी बहुत ज्यादा एक तरह से उथल पुथल देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। नीतीश कुमार अपने आप को हावी करने में लगे हुए हैं, बीजेपी उन्हें दबाने में लगी हुई है। और जो अभी हालिया जो हालात दिख रहे हैं, जो हाल में जो वहां पर हो रहा है बिहार में, उसमें नीतीश कुमार ने बीजेपी के महाराष्ट्र मॉडल को पूरी तरह फेल कर दिया है, ये चर्चा चल पड़ी है। यानी बीजेपी की कोशिश थी नीतीश को शिंदे बनाने की, लेकिन यहां पर नीतीश आखिरी मौके पर, आखिरी वक्त पर आकर उन्होंने पूरा खेल ही पलट दिया है। हाँ बिल्कुल, बीजेपी की कोशिश तो यही थी कि किसी तरीके से बिहार में सीएम पद पर कब्जा कर लिया जाए, लेकिन 5-6 सीटों से बीजेपी बिहार में आकर चूक गई और लास्ट में उसको नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ गया। उसके बाद तमाम तरीके से दबाव बनाए गए कि भाई जो मुख्य विभाग हैं वो विभाग कम से कम नीतीश कुमार से बीजेपी छीन ले। लेकिन क्योंकि नीतीश कुमार इस बार उतने कमज़ोर नहीं रह गए थे जितने कमज़ोर 2020 में थे, तो इसीलिए नीतीश कुमार की पार्टी के भले ही इस समय जो मंत्रियों की संख्या में आप बात करें तो बीजेपी के मंत्री आपको भले ही ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, लेकिन अभी जो 9 सीटें मंत्रिमंडल में खाली हैं वो सीटें मैक्सिमम वहाँ पर जेडीयू के मंत्री ही आने हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने अभी अपने तमाम जो नेता हैं उनको मंत्री नहीं बनाया है और एक मैसेज दे दिया है कि पहले विधानसभा का गठन हो जाए, बहुमत हासिल हो जाए और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में कर लिया जाएगा। तो जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसमें जेडीयू के मंत्री शामिल होंगे, तो अभी जो 8 और 14 का जो अंतर दिखाई दे रहा है मंत्रियों की संख्या में, वो संख्या बराबर हो जाएगी। और दूसरा, अमित शाह जब जिस तरीके से वहाँ पहुँचे बिहार में और नीतीश कुमार पर दबाव बनाया कि भाई गृह मंत्रालय हमको दे दीजिए, तो गृह मंत्रालय भले ही वो ले गए, लेकिन तमाम जो IAS IPS अधिकारियों के ट्रांसफ़र का अधिकार है वो नीतीश कुमार ने बीजेपी को नहीं दिया। वो क्योंकि वहाँ पर जो सामान्य प्रशासन विभाग है, GDA मंत्रालय जो है, वो मंत्रालय नीतीश कुमार ने अपने पास में ही रखा है। यानी जो भी सम्राट चौधरी के विभाग के जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनके ट्रांसफ़र का अधिकार नीतीश कुमार के पास में ही है। सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय दे दिया है, ताकत दे दी है, लेकिन पूरी ताकत नहीं दी है। एक तरह से खोखला दबदबा रहेगा, आधा अधूरा। हाँ, आधा अधूरा, उनको आधी अधूरी ताकत दी है। जो मुख्य ताकत है वो नीतीश कुमार ने अपने पास में ही रखी है। सामान्य प्रशासन मंत्रालय भी अगर चला जाता है तब ये कहा जाता कि भाई बीजेपी ने पूरी ताकत नीतीश कुमार से छीन ली है, लेकिन नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय दिया, लेकिन उनको सम्राट चौधरी को ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के अधिकार नहीं दिए। उसके बाद जो वित्त मंत्रालय था वो वित्त मंत्रालय उनसे छीन भी लिया। तो यानी कि आपको पूरी ताकत नहीं दी, लेकिन आपका जो मुख्य हथियार था, मुख्य ताकत थी, वो हमने आपकी पूरी छीन ली। तो वित्त मंत्रालय छीन कर और आधा अधूरा गृह मंत्रालय बीजेपी को सौंप दिया गया। और उसके बाद आप देखिएगा तमाम जो बड़े विभाग हैं जिनका बजट सबसे ज़्यादा होता है
वो सारे बड़े विभाग बजट वाले नीतीश कुमार ने जेडीयू के लिए रखे हैं। जो अभी जो बजट सत्र में पिछली बार जो सम्राट चौधरी की तरफ से ही बजट पेश किया गया था, तो उसके ही आंकड़े आप उठाकर देखेंगे तो साफ साफ दिखाई दे जाएगा कि नीतीश कुमार के पास जो 18 मंत्रालय हैं, जो बड़े मंत्रालय हैं, उनका जो बजट है वो बजट मिलाता 1,38,000 करोड़ से भी ज़्यादा का। और बीजेपी के पास जो 18 बड़े मंत्रालय आए हैं, उनका जो बजट था वो लगभग 83,000 करोड़ के करीब का था। तो तकरीबन 55,000 करोड़ से ज़्यादा का अंतर दोनों के बीच में बजट में ही दिखाई दे रहा था। तो नाम के लिए बड़े मंत्रालय, भाई गृह मंत्रालय हमने आपको दे दिया, पीडब्ल्यूडी आपको दे दिया, लेकिन जो बाकी के जो मुख्य मंत्रालय थे वो सारे के सारे जेडीयू ने अपने पास में रखे हैं। और दूसरा, चाहे वो भर्तियों का मुद्दा हो, नई नौकरियों का मुद्दा हो, चाहे ट्रांसफर और पोस्टिंग का मुद्दा हो, वो उनसे जुड़े हुए सारे के सारे विभाग और सारे अधिकार नीतीश कुमार ने अपने पास में ही रखे हैं। यानी जो मुख्य ताकत है दिखाने के लिए, भले ही बीजेपी के लोग बोले कि हमारा दबदबा बढ़ गया है, लेकिन दबदबा कहीं बीजेपी का नहीं बढ़ा है। एक तो उनके जो मंत्री पिछली सरकार में थे, करीब 18-19 मंत्री, तो उनकी संख्या कम हो गई है, मंत्रालय कम हो गए हैं और मुख्य मंत्रालय भी ले लिए गए हैं। एक गृह मंत्रालय आधा अधूरा दिया गया है। उसके अलावा बीजेपी के हाथ से ताकत ही नीतीश कुमार ने छीन ली है, सिर्फ दिखाने के लिए। बीजेपी के नेता भले ही खुश होते रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने हकीकत में बीजेपी के साथ में ही खेल कर दिया है। मतलब सबसे बड़ी पार्टी बनी जरूर बीजेपी, जो वो सोचकर चल रही थी कि महाराष्ट्र में जिस तरह से सबसे बड़ी पार्टी बनी है तो सीएम भी उसी का होगा। सबसे पहला झटका तो यही लगा कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनी, इतनी तिकड़ में लगाई गई, जिस तरह से विपक्ष आरोप भी लगा रहा है कि पूरा चुनाव आयोग ही लग गया बीजेपी को आगे निकालने के लिए, यहां तक कि अपने सहयोगियों को ही कमजोर करने में लगी थी बीजेपी, जिससे नंबर 1 की पार्टी बने और अपना सीएम बिहार में बना सके। जैसे कि याद होगा आपको 2024 के दिसंबर में विजय सिन्हा का वो बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब बिहार में सीएम बीजेपी का बनेगा। यानी बीजेपी कितने दिनों से इस चीज की इंतजार कर रही थी, प्लानिंग में लगी हुई थी कि आखिरकार बिहार की कुर्सी पर बीजेपी का सीएम बैठेगा। लेकिन आखिरी समय पर नीतीश कुमार ने जिस तरह अपनी ही सीट्स पर फोकस किया, आपको याद होगा अमित शाह की रैलियों से, पीएम मोदी की रैलियों से नीतीश कुमार ने दूरी बनाई, जाकर वो जेडीयू की सीट्स पर चुनाव प्रचार करने में लगे थे। यानी वो को लेकर चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार उतनी मेहनत कर रहे हैं जिससे वो बार्गेनिंग पावर में बने रहें, और जो उन्होंने कोशिश की उसमें उन्हें कामयाबी भी मिली और सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी बीजेपी सीएम की कुर्सी से दूर रही। और सिर्फ सीएम की कुर्सी ही नहीं गई, इस बार तो दबदबा भी चला गया है। यानी बराबरी की बात करके जो बीजेपी यहां तक पहुंची, वहां पर नीतीश कुमार ने खेल कर दिया बीजेपी के साथ कि बड़े भाई तो हम ही रहेंगे, चाहे आप सीटों में बराबरी रख लीजिए, मत दीजिए आप बड़े भाई की भूमिका हमें, लेकिन अब इस तरह से नहीं तो उस तरह से हम ही आप पर हावी रहेंगे, ये नीतीश कुमार ने बता दिया है। नहीं, बिल्कुल नीतीश कुमार ने चाहे विभागों का मामला हो चाहे मंत्रियों का मामला हो, बता दिया है कि भाई बड़े भाई जेडीयू और नीतीश कुमार ही बने रहेंगे, भले ही 4-5 सीटें बीजेपी के हिस्से में ज़्यादा चली गई हों। और अब सबसे बड़ा जो पेच फंसा हुआ है, वो पेच फंसा हुआ है विधानसभा अध्यक्ष का। बीजेपी की तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन अब यह कहा जा रहा है नीतीश कुमार की तरफ से नरेंद्र नारायण यादव जो हैं, वह जेडीयू के 8 बार के विधायक हैं, उनका नाम आगे रख दिया गया है कि भाई पिछली विधानसभा में वो उपाध्यक्ष थे और बीजेपी को अध्यक्ष पद दिया गया था। लेकिन इस बार अध्यक्ष पद की जो सीट है वो बीजेपी खुद अपने हाथ में लेना चाहती है, क्योंकि जो पिछली विधानसभा में जो अध्यक्ष थे तो वो उनको टिकट इस बार बीजेपी ने दिया नहीं जी। तो अब बीजेपी ये भी दावा नहीं कर सकती है कि भाई हम दोबारा से नंद कुमार यादव को फिर से अब अध्यक्ष बना देते हैं, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष के लिए ज़रूरी है कि आपको विधायक भी होना चाहिए। आप नंद कुमार यादव को जब टिकट ही नहीं मिला है तो विधायक भी नहीं है। तो ऐसे में जेडीयू का कहना है कि भाई 8 बार का हमारा विधायक है, पिछली विधानसभा में उपाध्यक्ष था, तो अब इनके नाम पर सहमति बना ली जाए। लेकिन बीजेपी चाहती है कि अध्यक्ष पद उसको ही मिले, क्योंकि भविष्य में अगर बीजेपी नीतीश कुमार को हटाकर अगर मुख्यमंत्री पद हथियाने की कोशिश करेगी तो सबसे बड़ी जो मुख्य भूमिका होगी वो अध्यक्ष की होगी। तो ऐसे में अध्यक्ष पद पर किसी तरीके से जो बीजेपी है अपना बनाना चाहती है, और यही चीज़ नीतीश कुमार को भी पता है, और इसीलिए उनकी तरफ से अपना जो जेडीयू का विधायक है नरेंद्र नारायण यादव, उनका नाम आगे रखा गया है कि इनके नाम के सारे हम अपना अध्यक्ष बनवा लें। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि जो कैबिनेट की बैठक है वो अभी तक बुलाई नहीं गई है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक में सबसे पहला प्रस्ताव तो ये होगा कि विधानसभा कब बुलाई जानी है।
विशेष सत्र कब बुलाया जाना है, और विशेष सत्र में विधायकों की शपथ के अलावा एक काम जो होना है वो यही होना है कि विधानसभा स्पीकर का चुनाव। और जब तक विधानसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो मतभेद चल रहे हैं वो खत्म नहीं होंगे, तब तक नीतीश कुमार चाहेंगे कि विधानसभा का जो विशेष सत्र है वो ना बुलाना पड़े, और इसीलिए इसको टाला जा रहा है। नहीं तो आमतौर पर सरकार बनती है, अगले दिन जो हमने बताया कैबिनेट मीटिंग होती है और विधानसभा सत्र की तारीखें आ जाती हैं, लेकिन 20 तारीख को सरकार बन रही है, 23 तारीख तक कोई पता नहीं है कि विधानसभा का सत्र कब बुलाया जाना है। और इसके पीछे सिर्फ एक रीजन है, और नीतीश कुमार ने तय कर लिया है कि भाई हमने आपको गृह मंत्रालय तो दे दिया है, लेकिन हम विधानसभा अध्यक्ष की सीट आपको नहीं देंगे, और इसी के चलते अब तक विधानसभा का विशेष सत्र की तारीख तय नहीं हो पाई है। जी बिल्कुल, यानी साफ है कि अब इस बार विधानसभा अध्यक्ष का पद भी नीतीश कुमार लेकर ही रहेंगे। जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है, पहले सीएम फेस को लेकर लगातार कोशिश की जा रही थी बीजेपी की तरफ से कि नीतीश को सीएम नहीं बनाया जाएगा, बैठकें भी टाली गई, बीजेपी विधायक दल की बैठक कितना टाली गई, 3 दिन लगातार, 14 तारीख को नतीजे आए, लेकिन विधायक दल की बैठक होती है 19 तारीख को जाकर, और उसके बाद 20 तारीख को शपथ ग्रहण हो, तो तब होती है वो भी जब नीतीश कुमार राजभवन से लौटकर वापस आ जाते हैं इस्तीफा दिए बिना, तब जाकर कहीं ना कहीं दबाव बनता है बीजेपी पर, और तब जाकर बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाती है और फिर नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगती है। इसके अलावा पूरी कोशिश की गई कि किसी तरह से नीतीश कुमार को दबाया जाए, लेकिन नीतीश कुमार लगातार अमित शाह से मुलाकात करते रहे। शपथ ग्रहण के लिए जाने से पहले एक बार फिर उन्होंने गच्चा दिया, एक तरह से अमित शाह से जाकर मिलने पहुंच गए, घर से निकले गांधी मैदान के लिए, लेकिन बीच में उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की। तो ये सारी चीजें बताती कि अमित शाह ने के आगे भी, या फिर बीजेपी आलाकमान के आगे नीतीश कुमार ने अपना दबदबा कायम रखा, और ये इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अब जेडीयू अपने पास विधानसभा के अध्यक्ष का पद भी रखेगी। और इसकी वजह है क्योंकि इस बार बीजेपी के पास अच्छा, मतलब एक तरह से अकेले बिना नीतीश के बहुमत हासिल कर सकती है, इसलिए नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं डर है कि अगर अध्यक्ष का पद भी उनके पास नहीं रहा तो बीजेपी खेल कर देगी। भले ही अभी उनकी सारी शर्तें मान रही है, लेकिन बीजेपी के लिए 5-6 विधायक तोड़ना, किसी और पार्टी से अपने साथ शामिल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसीलिए नीतीश कुमार, ये जो सरकार बनी है एनडीए की, वो शुरुआत से ही शक के घेरे में घिरी हुई दिखाई दे रही है। यानी जितने भी सहयोगी आए हैं, खासकर जो बड़े सहयोगी हैं जेडीयू और बीजेपी, वो एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं। अविनाश जी, तो सवाल वही है मेरा कि इतनी तिकड़में जो लगाई गई एनडीए सरकार बनाने के लिए बिहार में, वो एनडीए सरकार में एकजुटता तो है ही नहीं, तो कितने दिन तक ये सरकार चल पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। नहीं, जो आपने तिकड़म की बात की, वो एनडीए सरकार बनाने की कोशिश नहीं की गई थी, वहां बीजेपी की सरकार बनाने की कोशिश की गई थी। एनडीए की सरकार तो इस समय एनडीए की सरकार बन गई है। कोशिश यही थी कि सरकार बीजेपी बनाए और उसमें कुछ पार्टियां शामिल हो जाएं भले ही, और उनके 1-1, 2-2 मंत्री बना दिए जाएं, जिस तरीके से केंद्र में, अब तो केंद्र में नरेंद्र मोदी उसको एनडीए सरकार बोलने लगे हैं, लेकिन आम देखी जाए तो बीजेपी की सरकार है, क्योंकि जो भी फैसले होते हैं वो पूरे के पूरे फैसले बीजेपी के ही फैसले होते हैं। बीजेपी का एजेंडा ही केंद्र में लागू किया जा रहा है। नाम को वो एनडीए की सरकार जरूर हम उसको कह देते हैं कि बीजेपी बहुमत में नहीं है, और जिस तरीके से केंद्र में सरकार चल रही है उसी तरीके की सरकार बीजेपी बिहार में बनाना चाहती थी, उसी तरीके की सरकार उनकी महाराष्ट्र में चल रही है। महाराष्ट्र जैसा रिजल्ट तो आ गया, लेकिन बीजेपी को वो ताकत नहीं मिली जो ताकत नीतीश कुमार को मिल गई। नीतीश कुमार की सीटें डबल हो गई सीधा, जबकि बीजेपी अपनी जो सीटें थी वो उसमें सिर्फ 15 इंक्रीज कर पाई। नीतीश कुमार की सीटें 42 बढ़ गई, मतलब 43 से वो 85 हो गए, जबकि बीजेपी 74 से 89 हो पाई। तो ऐसे में नीतीश कुमार की तमाम बातें इस बार बीजेपी को माननी पड़ी। जो सब चीज़ें पिछले 2020 के बाद, जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी ने छीना नीतीश कुमार से, क्योंकि इससे पहले 15 साल तक लगातार जेडीयू की सरकार रही है, भले ही जेडीयू चाहे एनडीए के साथ रहा हो या महागठबंधन के साथ रहा हो। 2020 से पहले जो विधानसभा स्पीकर का पद नीतीश कुमार की पार्टी के पास ही रहता था। विधानसभा स्पीकर का पद इसलिए गया कि नीतीश कुमार की पार्टी कमजोर हो गई थी 2020 के चुनाव में। लेकिन अब जब नीतीश कुमार दोबारा से ताकत में आ गए हैं, तो अब वो चाहते हैं कि विधानसभा स्पीकर का पद वापस उनको ही सौंप दिया जाए। जबकि 2020 से पहले नीतीश कुमार 2 डिप्टी सीएम नहीं बनाते थे,
इस बार बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम भी उन्होंने बना दिए हैं। बीजेपी को गृह मंत्रालय भी दे दिया है, आधा अधूरा भले ही वो हो, लेकिन गृह मंत्रालय तो दे दिया है। तो ऐसे में विधानसभा स्पीकर का पद नीतीश कुमार नहीं छोड़ेंगे, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इसी के चलते तमाम जो अभी चर्चा कर चुके हैं कि इसी के चलते अब तक कैबिनेट की बैठक और विधानसभा की गठन की तारीख अब तक नहीं आ पा रही है। यानी बिहार में अभी भी उथल पुथल मची हुई है, नतीजे आए, काफी समय हो चुका है, नई सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन एक तरफ तो चुनाव नतीजे अभी तक सवालों में घिरे हुए हैं। विपक्ष लगातार इस पर हमला बोल रहा है, विपक्ष लगातार नए सबूत सामने रख रहा है और इसीलिए चर्चा यह है कि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए सरकार के अंदर भी खींचतान अभी मची हुई है। यही वजह है कि जैसा अविनाश जी आपने बताया, कैबिनेट की बैठक नहीं हो पा रही है, आगे काम नहीं बढ़ पा रहा है। बिहार पर लगातार नजरें बनी हुई हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल है कि सरकार इस तरह से कब तक चल पाएगी। लेकिन इसके अलावा सबसे ज्यादा चर्चा में अब पश्चिम बंगाल आ गया है क्योंकि 2026 के शुरुआत में ही वहां पर चुनाव होने हैं और टीएमसी और बीजेपी आमने सामने हैं, आक्रामक रुख है और इन सब के बीच में वहां पर उसी तरह चुनाव आयोग एसआईआर प्रक्रिया कर रहा है जिस तरह बिहार में की गई। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि बंगाल में भी धांधली करने की कोशिश की जाएगी। और इन सब के बीच जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जो दुखद भी है, कि लगातार बीएलओ अपनी जान गंवा रहे हैं, काम का प्रेशर उन पर दिया जा रहा है। ये आरोप लग रहे हैं चुनाव आयोग पर कि बीएलओ समय की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि समय कम है, इसलिए हमें 1-2 हफ्ता और दिया जाए। ये छोटा मोटा काम नहीं है, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन इधर चुनाव आयोग की तरफ से लगातार उन पर दबाव बनाया जा रहा है और इसीलिए कई बीएलओ अपनी जान देने पर मजबूर हैं। और इसके खिलाफ एक बार फिर ममता बनर्जी अब मोर्चा खोल चुकी हैं, सड़क पर उतरकर इसके खिलाफ आंदोलन करने की बात कर रही हैं और उन्होंने आवाज उठाई है और साफ उन्होंने कहा है कि इस प्रक्रिया को अभी के अभी रोका जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से ममता बनर्जी का दावा है कि 28 बीएलओ अब तक सिर्फ बंगाल में अपनी जान दे चुके हैं और जिस तरीके से उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है चुनाव आयोग का, और चुनाव आयोग के मतलब बीजेपी के जरिए चुनाव आयोग उन पर प्रेशर बना रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के नेता लगातार बयान दे रहे हैं कि 2 करोड़ लोगों के नाम काटे जाएंगे, 2.5 करोड़ लोगों के नाम काटे जाएंगे, और उसके बाद चुनाव आयोग की जो पूरी प्रक्रिया है, अब आप देखिए जो बीएलओ को जो ऐप दिया गया है जिस पर उनको गणना प्रपत्र अपलोड करने हैं, वो उनमें सिर्फ और सिर्फ बंगाल में एडिट ऑप्शन जो है वो उसको हटाया गया है। बाकी सभी जगह बिहार में जो बीएलओ थे उनके पास में एडिट ऑप्शन था। अगर उनसे कोई गलत जानकारी उसमें टाइप हो गई है, भाई आप टाइप करते समय कुछ भी गलत बटन आपके पास दब जाता है और आप उसको सबमिट कर देते हैं, लेकिन आपके पास में उसको एडिट करने का एक ऑप्शन बना रहता है। जो ऐप चुनाव आयोग की तरफ से बीएलओ को दिया गया है उसमें एडिट ऑप्शन दिया गया था कि आप अपनी जो आईडी चुनाव आयोग ने आपको उपलब्ध कराई है, आप उस आईडी से एक कोई भी गणना प्रपत्र अपलोड करते हैं, उसकी जानकारी देते हैं, उसमें कोई गलत जानकारी हो गई है तो आप उसको सही कर लीजिएगा। लेकिन 12 राज्यों में सिर्फ पश्चिम बंगाल इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर बीएलओ से वो एडिट ऑप्शन वापस ले लिया गया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार गणना प्रपत्र अपलोड कर देना है। अगर गलत जानकारी चली गई है उसमें तो फिर वो गलत जानकारी ही जाएगी। तो भाई ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि बंगाल में टीएमसी की सरकार है 15 साल से, और 15 साल पीछे चले जाएं तो आज तक बंगाल में बीजेपी की कभी भी सरकार रही नहीं है। बीजेपी या उनके समर्थकों की कभी कोई सरकार नहीं बनी है। तो लंबे समय से वहाँ टीएमसी की सरकार चली आ रही है, तो बीजेपी को ये डर लग रहा है कि भाई जो बीएलओ काम कर रहे हैं उनमें टीएमसी के समर्थक हो सकते हैं। भाई इससे पहले बिहार में एसआईआर हुआ, वहाँ तो 20 साल से नीतीश कुमार थे, तो ये एडिट ऑप्शन नीतीश कुमार की जो भर्तियां हुई हैं 20 साल में सारी की सारी तो नीतीश कुमार की सरकार में भर्तियां हुई हैं, तो फिर वहाँ पर बीएलओ से इस तरीके के एडिट ऑप्शन वापस क्यों नहीं लिए गए? आप गुजरात में देख लीजिएगा, गुजरात में तो 98 से ही बीजेपी की सरकार चली आ रही है, वहाँ पर ये एडिट ऑप्शन वापस क्यों नहीं लिया जा रहा है? मध्य प्रदेश का देख लीजिए, 2003 से बीजेपी की सरकार है, 1 साल का बस खाली समय था, इसमें कांग्रेस की सरकार बनी है। तो आप बंगाल में कि ममता बनर्जी की सरकार 15 साल से इसलिए चुनाव आयोग बीएलओ से वो एडिट ऑप्शन वापस ले रहा है, लेकिन जहां बीजेपी की लंबे समय से सरकार है वहां पर चुनाव आयोग को कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें धांधली की यदि उम्मीद दिखाई दे रही तो सिर्फ पश्चिम बंगाल से ही दिखाई दे रही है। जबकि और जिस तरीके का प्रेशर बनाया जा रहा है, ममता बनर्जी तो खुलकर बोल रही हैं कि भाई 28 बीएलओ हमारे यहाँ जान दे चुके हैं, गुजरात में भी 4 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन वहाँ से इस तरीके की खबरें इसलिए नहीं निकल कर सामने आती कि सरकार बीजेपी की है और तमाम सूचनाओं को दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन बंगाल में जिस तरीके से एसआईआर का विरोध वहाँ की सरकार कर रही है,
और जिस तरीके की चुनाव आयोग की तरफ से वहाँ प्रक्रिया अपनाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि भाई 25 तारीख तक आपको गणना प्रपत्र अपलोड करने हैं, जबकि 4 तारीख तक पहले तो ये कहा गया था कि 4 तारीख तक 1 महीने तक प्रक्रिया चलेगी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 25 नवंबर तक गणना प्रपत्र अपलोड होंगे ताकि डाटा जो है उसका जांच हो सके और 4 तारीख को जो ड्राफ्ट लिस्ट है उसको प्रकाशित किया जाए। तो तमाम चीज़ें जिस तरीके से BALO पर दबाव बनाया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी आप काम कीजिएगा, और ख़ासतौर पर पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से उनसे एडिट ऑप्शन वापस लिया गया, तमाम ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि बीजेपी किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल को जीतना चाहती है और उसके लिए SIR की प्रक्रिया अपनाई गई है। लेकिन ये SIR की प्रक्रिया बंगाल में बीजेपी की बड़ी हार का कारण बनेगी, ये बीजेपी के नेताओं को भी दिख रहा है और TMC भी इसको एक तरीके से मौके के रूप में बनाने की कोशिश में भी जुट गई है। जी बिल्कुल। अब यहाँ पर जिस तरह से बिहार में एक बड़ा आंदोलन देखने को मिला, किस तरह से सड़क पर उतरकर विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया, TMC ने चुनाव से पहले ही इस मुद्दे को बहुत तेजी से उठा लिया है। और जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी के नेता भी समझ रहे हैं कि बिहार में वो होना नामुमकिन है जो बंगाल में वो होना नामुमकिन है, माफ कीजिएगा, जो बिहार में हो सका। तो इसलिए यहाँ पर सभी की निगाहें अब बंगाल चुनाव पर टिकी हुई हैं। बंगाल के साथ और भी दूसरे राज्यों में चुनाव है, लेकिन सबसे ज्यादा आक्रामक तेवर जो देखने को मिल रहे हैं वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के दिख रहे हैं और बीजेपी का पूरा फोकस है बंगाल की सत्ता हथियाने पर। ऐसे में बीजेपी सारी तिकड़ में लगा रही है। ये आरोप विपक्ष की तरफ से लगातार लग रहे हैं और चुनाव आयोग की तरफ से जो ये जानकारी अभी आपने दी कि चुनाव आयोग ने BLO के हाथ बांध दिए हैं, एक तरह से एडिट ऑप्शन ना देना, यानी वो चाहते हैं कि गलत से गलत जानकारी अगर चली जाती है तो रद्द करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यानी नाम काटने के जो आरोप लग रहे हैं, जो बीजेपी के समर्थकों के जोड़े जाएं और बीजेपी विरोधियों के नाम काटे जाएं लिस्ट से, ये जो आरोप लग रहे हैं वो यहां पर बिल्कुल सही साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है कि गलत जानकारी अगर पहुंचे तो एक वजह हो, क्योंकि लगातार पूछा गया है पिछले चुनाव के दौरान, बिहार चुनाव के दौरान, कि आखिर ये नाम क्यों काटे गए, क्योंकि उनका जवाब अभी तक नहीं दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। ऐसे में बंगाल में जब ये सवाल पूछा जाए तो उसका जवाब दिया जा सके कि ये जानकारियां थी, ये गलत जानकारी है, इसलिए यहां पर ये जानकारी नहीं भरी गई। लेकिन ये कैसे नहीं भरी जा रही, उसके पीछे आप देख सकते हैं कि BLO को वो ऑप्शन ही नहीं दिया जा रहा है कि अगर कोई गलती उनसे फॉर्म अपलोड करते में हो जाए तो वो उस गलती को सुधार सके। यानी पूरी प्रक्रिया, पूरा तंत्र काम कर रहा है। ये आरोप विपक्ष लगा रहा है, ममता बनर्जी लगा रही है और ममता बनर्जी ने एक बार फिर ये मांग कर दी है कि इस प्रक्रिया को तत्काल रोका जाए। हालांकि चुनाव आयोग और ममता बनर्जी आमने सामने हैं। ममता बनर्जी की मांग पूरी की जाएगी, नहीं की जाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है चुनाव आयोग से ये मांग बिहार चुनाव के दौरान भी की गई थी, लेकिन वहां भी ये मांग नहीं मानी गई। उल्टा चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया कि अभी तो ये पूरे देश में होगी और अब 12 राज्यों में प्रक्रिया चल भी रही है। तो चुनाव आयोग ममता बनर्जी की मांग मानेगा, इस पर सवाल है। लेकिन इसके साथ ही ये तय है कि ये बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। 14 दिसंबर को पूरा विपक्ष एकजुट होने वाला है और दिल्ली में शीतकालीन सत्र के बीच में रामलीला मैदान में एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। उसमें कौन कौन शामिल होगा, कितने नेता जुटेंगे, इस पर भी सभी की निगाहें रहेंगी। लेकिन इसके साथ ही बिहार चुनाव के बाद से बिहार में जो उथल पुथल मची हुई है उस पर भी सभी की निगाहें बनी रहेंगी और हम लगातार आपके पास अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी, ये तमाम जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए। इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।